दोस्तों, जो लोग वीडियो को छोड़कर जाएंगे वो बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के बिना इस बार सीटेट पास करना नामुमकिन होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कहानियों के द्वारा, ये भी सही है। तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, व्याख्या शब्द हमेशा गलत होता है। चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी कथन गलत हो गया। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये उद्देश्य सही है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, कथन पहला है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, ये कथन सही है। उसका दूसरा कथन है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, दूसरा कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, ये कथन गलत है, यानी ये तर्क सही नहीं है। दूसरा है विद्यार्थियों का अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तर्क सही है। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी तर्क सही है। चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी तर्क सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। बी, सी और डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने की कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका, ऑप्शन हैं बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा है बच्चों की क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। चौथा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों एक बात जान लीजिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिले तो यूट्यूब बंद कर दूंगा। गारंटी है ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। चौथा है जानवरों को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से
डी वाला उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि परिभाषा प्राथमिक स्तर पर गलत मानी जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, केवल डी। बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ये एनसीईआरटी की कौन कहाँ से लाए जी कविता से लिया गया है। ऑप्शन हैं दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिणी अफ्रीका से। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे। अगला प्रश्न, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों को सहारा देना, दूसरा है रमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन सिंचित या भंडार करना, चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, जिसमें से रमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं है, बाकी तीनों जड़ों के कार्य हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए, सी और डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, दूसरा है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों को स्वामित्व में भेदभाव, तीसरा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, चौथा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। अगला प्रश्न, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से ऑप्शन पहला है इसमें मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, दूसरा है इसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, तीसरा है इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, चौथा है इसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। अगला प्रश्न, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, दूसरा है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, तीसरा है विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं, चौथा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है हाथियों के बारे में। दूसरा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी यानी 200 किलो से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। ये कथन गलत है। एक हाथी एक दिन में 200 नहीं केवल 100 केजी पत्तियां ही खाता है। तीसरा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तीसरा भी सही है। चौथा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी सभी फैसले लेती है, यानी मुखिया बुजुर्ग हथनी होती है। ये कथन भी सही है, यानी इस आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, सी डी ए सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने का आकलन, ये गलत है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, ये सही है। चौथा है सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है, यानी इस आधार पर इसका सही जवाब है
ऑप्शन तीसरा ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? पहला है उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये कथन सही है। दूसरा है उसका अनुभव यानी उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये कथन भी सही है। तीसरा है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कथन गलत है। चौथा है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझना, ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा बी, डी और ए सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में गांधीनगर है दक्षिण पश्चिम में और पटना है दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना नामक पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन है चिकुनगुनिया है, डेंगू है, म्यादी बुखार है या मलेरिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये बुखार मलेरिया बुखार होता है जिसमें कपकपी के साथ बुखार आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? ऑप्शन हैं बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल या पुन्नी चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोरा चावल। अगला प्रश्न, उपाख्यान या अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको भी दर्ज नहीं करना चाहिए। तीसरा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इसको दर्ज करना चाहिए। चौथा है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, इसको भी दर्ज करना चाहिए। यानी इस आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और बी को दर्ज नहीं करना चाहिए, सी और डी को दर्ज करना चाहिए। अगला प्रश्न, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। ऑप्शन हैं यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। दूसरा है यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तीसरा है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चौथा है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था ऑप्शन हैं पाचन की प्रक्रिया पर आधारित शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना या अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, अभिकथन है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये अभिकथन सही है। इसका कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है, पानी का क्वथनांक घट जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न,
चिरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन हैं मणिपुर के लोग, मेघालय के लोग, झारखंड के लोग या मिजोरम के लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मिजोरम के लोग करते हैं। अगला प्रश्न, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन हैं वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। चौथा है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्र धातु है, इसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन हैं टिन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को, जिंक और टिन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन हैं दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। चौथा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है यानी उपथीम है? ऑप्शन है जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जानवर। जानवर एक उपथीम है, बाकी ये तीनों मुख्य थीमें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और बी दोनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कथन है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन सही है। दूसरा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।